आज का संडे बाकी सारे संडे से अलग है क्योंकि आज हम अपनी सहमति से, मर्जी से जनता कर्फ्यू मना रहे हैं। सही सुना आपने, मना रहे हैं मतलब कि सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हम ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी में बिजी हो चुके थे, हमें कितने दिनों के बाद मौका मिला है आज अपने परिवार के साथ घर रहने का? क्योंकि परिवार के साथ जो खुशी और जो आनंद है वो बाहर कहीं पर भी नहीं हो सकता है। और इसलिए दोस्तों, आज ये जो सीरीज आप देखने के लिए जा रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं हैप्पी फैमिली के मेरे इतने सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स जिसमें मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अपने फैमिली के साथ आप कैसे खुश रह सकते हैं, वो छोटी छोटी बातों को अपना सकते हैं, प्रैक्टिकल टेक्निक्स को अपना सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, हस्बैंड और वाइफ के साथ, कि जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है। आपको पता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड नहीं करती है आपकी जेब में कितना पैसा है या आप कौन सी गाड़ी में घूमते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है कि आप किस इमोशंस को हर पल एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ की लाइफ को इंप्रूव करेंगे तो आपके क्वालिटी ऑफ इमोशंस अपने आप इंप्रूव हो जाते हैं, जो आपकी लाइफ को इंप्रूव करते हैं। तो आइए सब साथ बैठ करके सीखते हैं कि कैसे हम हैप्पी फैमिली बना सकते हैं। आपने जरूर सुना होगा, जो परिवार साथ में खाना खाता है वो साथ में रहता है। मगर खाना खाते हुए अगर आपको बातें यही करनी है कि इसमें नमक बराबर नहीं है, या रोटी जली हुई है, या फिर वो राइस जरा मुझे पास कर देना, तो मुझे नहीं लगता कि साथ में खाना खाने से कोई फायदा भी मिल रहा है। एक सर्वे बताता है कि जब आप 20 मिनट्स का क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं तो फैमिली बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाता है। और इसको ध्यान में रखते हुए साथ में खाना खाना हेल्पफुल है। मगर इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप साथ में खाना ही खाएं, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप 20 मिनट्स का क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। फेस टाइम पर नहीं, फेस टू फेस स्पेंड करें। जब आप एक दूसरे के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जब आप दिल खोलकर शेयर करते हैं कि आज के दिन में आपने क्या किया, और आप अपने फैमिली से भी जानते हैं कि उनका दिन कैसा रहा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके एक दूसरे के साथ का जो बॉन्ड है उसे इंप्रूव करता है। सी, आज प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमें एक दूसरे के बारे में जानना पड़ता है फेसबुक के स्टेटस के द्वारा। यानी कि आप जब ये देखते हैं कि उन्होंने फेसबुक के ऊपर क्या लिखा है या क्या अपलोड किया है, तो हमें पता चलता है कि फैमिली की जिंदगी में क्या हो रहा है। उससे तो बेहतर है वक्त निकालिए, साथ में बैठिए। आज इंडिया का सर्वे बताता है कि 15 मिनट से भी कम एक फैमिली एक दूसरे के साथ टाइम बिताता है। एंड इट इज सरप्राइजिंग टू रियलाइज कि 3 घंटे से ज्यादा हर दिन सोशल मीडिया पर हम टाइम बिता रहे हैं। तो क्यों नहीं वो सोशल मीडिया का टाइम कम करे और फैमिली के साथ का टाइम थोड़ा सा बढ़ाए। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमने क्वालिटी टाइम तो स्पेंड करना है फैमिली के साथ, अच्छी अच्छी बातें भी करनी है, बट द क्वेश्चन इज कि वो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। वो होना चाहिए ओपन कम्युनिकेशन। मतलब कि आपका फैमिली आपके साथ खुलकर अपनी गलतियों को भी शेयर करना चाहिए। आपके बच्चे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में भी आपको बताने चाहिए, या फिर ना कि वो अपने फेलियर्स को या अपने रिजल्ट्स को आपसे छुपाए। घर में वो हिटलर वाला माहौल नहीं चाहिए। आपका परिवार तभी आपसे कुछ छुपाएगा या झूठ बोलेगा या आपसे दूर रहेगा जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। आपको नॉन रिएक्टिव बनना पड़ेगा, नॉन जजमेंट में जाना पड़ेगा, तभी जाकर कोई दिल खोलकर आपके साथ बातें शेयर करेगा। मुझे याद है मेरे दादाजी, जब मेरे फादर एक बार पड़ोस से बॉल चोरी करके लेकर आए, और जब दादा को पता चला कि वो बॉल चोरी करके लेकर आए हैं, तब उन्हें वो हाई फाई देते हैं कहते हुए कि वाह, बाजू वाले को पता भी नहीं चला बेटा और तुम ये बॉल लेकर आए। 2-3 दिन मेरे डैड को उन्होंने उस बॉल के साथ खेलने दिया, और फिर 4 दिन के बाद वो 10 बॉल का पैकेट लेकर आए, दिया मेरे फादर को और कहा कि बेटा अब तुम चाहो इतना इस बॉल से खेल सकते हो। और जो पड़ोस का बॉल था वो जाकर के खुशी से दे दिया कहते हुए कि भी मेरा बच्चा आपके वहाँ से लेकर आया था। मगर उनका ये नॉन रिएक्टिवनेस हमारे घर में वर्षों से ओपन कम्युनिकेशन को स्पेस देता है कि जहाँ पर किसी को ना कभी कुछ छुपाना पड़ा या झूठ बोलना पड़ा। क्या आपके बच्चों को पता है कि आपका हिस्ट्री क्या है, आपके फैमिली के क्या क्या उसूल है, या आप किस तरह से ज़िंदगी जिए हैं? मैंने हमेशा अपने फादर से ऐसी कहानियाँ सुनी है कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरा फैमिली किस उसूलों पर ज़िंदगी जीता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे ग्रैंडफादर के बारे में मैंने जाना कि वो हमेशा साइकिल लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मतलब कि वो 90 की उम्र तक भी साइकिल पर बैलेंस रख पाते थे, और वो खुद का काम
खुद करते थे। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ या फिर मेरे लिए खाना रखो या मेरे कपड़े सेट करो। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा यंग मानते थे, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते थे। जब ये बातें मैंने सुनी तो मैंने हमेशा इनकॉर्पोरेट किया उनके उस प्रिंसिपल्स को, और इसीलिए मेरे अंदर ये क्वालिटी आई कि मैं खुद का काम खुद करना पसंद करता हूँ या फिर अपने फिटनेस और एनर्जी को बनाए रखना पसंद करता हूँ। मैंने अपने फैमिली के बारे में ये भी जाना कि हमारे फैमिली में कभी किसी ने सेविंग्स नहीं किए या फिर पैसा बचाकर लॉकर में नहीं रखा। वो हमेशा प्रेजेंट में जीने में बिलीव करते थे, तो वो कमाते थे, परिवार को देते थे, खर्च करते थे और दूसरों की सेवा करते थे। ये जब मैंने जाना तो मैंने भी डिसाइड किया मैं अपनी कमाई में से लोगों की सेवा करूंगा, चैरिटी करूंगा, डोनेशंस करूंगा। फ्रेंड्स, आपको भी अपने बच्चों को और अपने फैमिली को बताने की ज़रूरत है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपके रीति रिवाज क्या है, किस तरह से आप कौन से उसूलों पर अपनी ज़िंदगी जीते रहे हैं। ये शेयर करना फैमिली को एक दूसरे के लिए और ज़्यादा करीब लाता है और ऐसे एथिक्स और वैल्यूज़ पर जीने की ओर आगे लेकर जाता है जो बरसों से आपका फैमिली जीते रहा है, और जहाँ पर ये फीलिंग आने लगता है कि हाँ, ये मेरे फैमिली के उसूल है और मुझे भी उस उसूलों को, उस रेप्यूटेशन को बनाए रखना है और इसी तरह से मैं भी जीना चाहूंगा। आज लोग शिकायत करते हैं कि मेरा परिवार मेरे साथ खुश नहीं है, वक्त बिताना नहीं चाहता, वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। वैसे आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कोई डॉग या कोई कैट या कोई बर्ड को घर लेकर आते हैं और थोड़ा सा वक्त उसके साथ बिताते हैं तो उसके साथ भी लगाव होने लगता है। इसके अंदर का सीक्रेट ये है कि जब आप किसी के साथ भी वक्त बिताते हैं, जब उनके करीब रहते हैं तो ऑटोमेटिकली प्यार बढ़ जाता है। बस एग्जैक्टली वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप अपने परिवार के लिए जो उनके इंपॉर्टेंट डेज है, जो इंपॉर्टेंट वक्त है, उसमें साथ में रहिए। फॉर एग्जाम्पल, कभी फेस्टिवल्स में साथ होना, बर्थडेज या एनिवर्सरी पर साथ होना। अगर कोई सबसे बेस्ट गिफ्ट आप दे सकते हैं तो वो है आपकी मौजूदगी। कोई महंगे तोहफे वो नहीं कर सकते हैं जो आपकी मौजूदगी कर सकती है, और इस वजह से कभी कभार मीटिंग्स कैंसिल करना जरूरी है, अपनी प्रायोरिटीज को शिफ्ट करना जरूरी है, कभी फ्लाई करके अपने परिवार के पास वापस आना जरूरी है। जब आपका बच्चा एनुअल फंक्शन में कभी डांस कर रहा है स्टेज पर, लोग उसके लिए कितनी भी तालियां बजाए, उसे वहां पर कोई अवार्ड ही क्यों ना मिल जाए, मगर अगर सबसे इंपॉर्टेंट उसकी आंखें किसी को खोज रही है तो वो आप है। उसे जब ऑडियंस में आप नजर आ जाते हैं, उसे फील आ जाता है कि हाँ, मुझे ये जो अवार्ड मिला, जो प्राइज मिला, दैट इज परफेक्ट, वो सही है। लेकिन आपकी मौजूदगी वहां पर ना होना उसका वो प्राइज या अवार्ड का फीलिंग भी खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और इस वजह से जितना ज्यादा आप अपने परिवार के करीब रह पाएंगे, उनके साथ मौजूद रह पाएंगे, आप अपने फैमिली के अंदर और ज्यादा खुशियां भर पाएंगे। अभी तक जो भी अलग अलग फॉर्मूलाज आप अपनाते रहे हैं, मैं आपको इस 5th एपिसोड में बताना चाहता हूं कि वैसे तो आप कहते हैं कि आप अपने परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर आपका परिवार आपसे प्यार करे, आपके करीब आए, तो उसके लिए आप हर एक हदों को पार करने के लिए तैयार हैं। मगर क्या आप टीवी की चैनल बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उनकी पसंद की सब्जी खाने के लिए तैयार हैं? या फिर क्या आप उनके फेवरेट मूवी को देखने जाने के लिए तैयार हैं? मैंने काफी बार देखा है कि हम इंसान अपनी आदतों को तोड़ना पसंद नहीं करते हैं, अपनी पैटर्न में ही जिंदगी जीना पसंद करते हैं और ये कहते हैं कि ये तो मेरा स्वभाव है, या बरसों की मेरी आदत है, या फिर यही मेरी चॉइस है, या लाइक्स या डिसलाइक्स। मैं चाहता हूं कि आप उन चीजों से बाहर निकले। अपने परिवार के लिए जहां जहां बदलाव की जरूरत है, अडेप्ट होने की जरूरत है, उस क्वालिटी को लेकर आइए। क्योंकि आप जितने ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, अडेप्टेबल होंगे, उतना ही ज्यादा आपका परिवार आपको पसंद करने वाला है। जब उन्हें रियलाइज होता है कि आपने उनके लिए स्पेशली कुछ किया, अपनी चॉइस को छोड़ करके उनकी चॉइस को अपना बनाया, तो ये सीक्रेट है जो आपको उनके करीब लेकर जाने वाला है। जो इंसान वक्त के साथ बदलाव नहीं लाता, वक्त उसका साथ कभी नहीं देता है। और इस वजह से अगर आपको भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है और परिवार को पसंद है, तो कभी कभार खाना जरूरी है। अगर फैमिली को कोई पर्टिकुलर टाइप के हिल स्टेशन पर जाना पसंद है और अगर आपको हिल स्टेशन पसंद ना हो, तो भी शायद उनके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि साथ रहना जरूरी है। अगर सभी अपनी अपने लाइक्स और डिसलाइक्स में ही बिजी रहेंगे तो परिवार बनेगा,
कैसे? तो कमेंट में लिखिए कि आप आज से कौन सा वो नया बदलाव है जो अपने परिवार के लिए लेकर आना चाहेंगे, वो बदलाव जो आपका परिवार बरसों से आपको कह रहा था लाने के लिए। आई एम स्नेह देसाई। अगर आपने अभी तक मेरे आगे के 5 एपिसोड्स ना देखे हो तो इस वीडियो के बाद पहले वो 5 एपिसोड्स को जरूर देख लीजिएगा। आज मेरा 6th टॉपिक है और वो है एक्सप्रेस लव। जब एक डॉग कुछ घंटों के बाद अपने मालिक से मिलता है तो वो कितना ज्यादा प्यार एक्सप्रेस करता है। जानवरों से ज्यादा एक्सप्रेस करने की क्वालिटी और एबिलिटी हम इंसानों को मिली है, मगर हम उस एबिलिटी का कितना उपयोग भी करते हैं। फिलहाल मैं अमेरिका में हूँ, यूएसए में। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जब बच्चे रात को सोने के लिए जा रहे हैं तो अपने मम्मी पापा को हग करके लव यू कहकर जाते हैं। सुबह जब हस्बैंड घर से बाहर निकलते हैं तो ऑफिस जाने से पहले वाइफ को हग करके लव यू कहकर निकलते हैं। लेकिन इंडिया में देखा जाता है कि ये एक्सप्रेस करना मर्दानगी के खिलाफ माना जाता है, या फिर कहीं हमारा ईगो बीच में आ जाता है। फ्रेंड्स, हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन की एबिलिटी है, जितना ज़्यादा हम उसका इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने परिवार को जता पाएंगे कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। काफ़ी बार लोग मुझसे कहते हैं कि सर, कहने की क्या ज़रूरत है, परिवार जानता ही है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। बट वैसे हवा हर जगह पर है, मगर फिर पंखा चालू करने की क्या ज़रूरत है? जस्ट बिकॉज कि वो हवा को महसूस करने के लिए उस पंखे की हमें आवश्यकता है। बस एग्जैक्टली वैसे आप अपने परिवार को कितना चाहते हैं, मिस करते हैं, वो बोल कर जताया जा सकता है, हाथ पकड़कर जताया जा सकता है, साथ बैठकर जताया जा सकता है, हग कर कर जताया जा सकता है, फोन करके जताया जा सकता है। जैसे कि न्यूरो इकोनॉमिस्ट पॉल जैक, जिन्होंने प्रूफ किया कि जब दिन में 8 बार आप अपने फैमिली को गले लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली फैमिली का जो खुशी का लेवल है, एक दूसरे के प्रति जो बॉन्डिंग है, वो इम्प्रूव हो जाता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप बोलकर प्यार जताते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, डिप्रेशन को दूर कराता है, स्ट्रेस दूर करता है। तो हम ह्यूमंस जो है वो सोशल एनिमल्स है, तो सोशल लाइफ को बेहतर करने के लिए एक्सप्रेशन ज़रूरी है। आज से जताना शुरू कीजिए, एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। आप जब देखो तब इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते रहते हैं? अरे तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते रहती हो? अरे भाई तुम पूरा दिन मोबाइल में क्यों घुसे रहते हो? आप अपने परिवार को ये सारी बातें हमेशा बताते रहते होंगे। हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार को सुधारें, इम्प्रूव करें, उनके बेस्ट पोटेंशियल पर लेकर आए, मगर आपको नहीं लगता कि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होती है? आप जितना ज़्यादा दूसरों पर इल्ज़ाम डालते हैं और उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा कि आप उनके ईगो पर जब अटैक करते हैं तो रिटर्न में वो आपको आपकी गलतियां याद कराते हैं कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता, आप मुझसे ज़्यादा गुस्सा करते हैं। एंड दैट्स वेयर आपको समझना होगा कि सामने वाले को चेंज करने से पहले हमें अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है। सिर्फ फैमिली में हमें एक एग्जाम्पल बनना पड़ता है, एक ऐसा रोल मॉडल कि जिसे देख कर दूसरे इंस्पायर हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार वाले गुस्सा छोड़ दे तो आपको गुस्सा छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फैमिली मोबाइल और टीवी से दूर हो जाए तो आपको अपने आप को पहले तो मोबाइल और टीवी से दूर करना पड़ेगा। एक बार एक माँ अपने बेटे को महात्मा गांधी के पास लेकर जाते हैं, कहते हुए कि बापू, इसे गुड़ खाने की बहुत आदत है, क्या आप उसे कुछ समझा सकते हैं? बापू कहते हैं, काम करो, इसे 20 दिन के बाद मेरे पास लेकर आओ। वो 20 दिन के बाद लेकर आते हैं, फिर वो कहते हैं कि 10 दिन के बाद लेकर आओ। 10 दिन के बाद लेकर आते हैं, फिर कहते हैं कि 2 दिन के बाद लेकर आओ। और 2 दिन के बाद जब वो बच्चे से मिलते हैं, 2 मिनट बात करते हैं और फिर वो बच्चा अपनी माँ के पास घर वापस चले जाता है। 2 दिन के बाद उसकी माँ दौड़कर वापस आती है कि बापू, आपने ऐसा तो क्या कर दिया कि उसने गुड़ खाना ही बंद कर दिया? बापू कहते हैं, मैंने बस उसे इतना ही कहा कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। अगर आपके इतने ही कहने से वो मान गया है, फिर आपने डिले क्यों करा है 20 दिन 10 दिन? वो तो आप पहले दिन पर भी कह सकते थे। तब बापू कहते हैं कि पहले दिन पर मैं कैसे कहता, तब मुझे ही गुड़ खाने की आदत थी, मैं कहूँ कैसे? ये पिछले 1 महीने के दौरान मैंने अपनी आदत को छोड़ा है और फिर उसे कहा है, तो वो एक ही वाक्य में मान गया है। बस एग्जैक्टली वैसे आपको बदलाव अपने अंदर पहले लाना पड़ता है जो आप अपने परिवार में लाना चाहते हैं। अभी तक मैं आपको आगे के एपिसोड्स में सिखा चुका हूं कि कैसे आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, ओपनली फैमिली के साथ बात करनी चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने इतिहास को कैसे शेयर करना चाहिए। बेसिकली जब से आपने हैप्पी फैमिली के एपिसोड्स देखना शुरू किया है, आप देख सकते हैं
पीछे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एग्जैक्टली वैसे इस एपिसोड्स के द्वारा आप भी अपने फैमिली के साथ के रिलेशंस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डेवलप और इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आपने मेरे आगे के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद जरूर पहले देख लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। इस एपिसोड में मैं बात करना चाहता हूं कि जब आप अपने फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बातें कैसी करनी चाहिए। मतलब कि दिन में 2 वक्त टाइम निकालिए, रात को और सुबह में, जब आप फैमिली से मिल सके और शेयर कर सके कि अच्छा क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई मीटिंग में से अगर आए हैं तो शेयर कीजिए कि मीटिंग में अच्छा क्या हुआ। अगर कोई सोशल फंक्शन यानी कि कोई शादी अटेंड करके वापस आए तो शादी में अच्छा क्या था वो डिस्कस कीजिए। मैंने देखा है कि काफ़ी बार गेट टुगेदर्स के बाद या कोई रिश्तेदार के घर से वापस आते हुए या कोई शादी से घर आकर के हम डिस्कस ये करते हैं कि खाने में बुरा क्या था या फिर उन्होंने गलत कहाँ किया या उनकी गलतियाँ क्या थी। इससे बेहतर है कि आप फैमिली के साथ शेयर करें कि वहाँ पर अच्छा क्या था, उन्हें पसंद क्या आया, खाने में अच्छा क्या था, सामने वाले के व्यवहार में अच्छा क्या था। ये एक ऐसी आदत है जो ओवरऑल आपके फैमिली को पॉजिटिव बनाएगी, आपके बच्चों को भी पॉजिटिव बनाएगी। रात को सोने से पहले जब आप डिस्कस करते हैं कि आज के पूरे दिन में अच्छा क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली आपके फोकस को पॉजिटिव कर देता है। सुबह के ब्रेकफास्ट में फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए कि आप कल के दिन में किस बात को लेकर थैंकफुल है, शुक्रगुजार है। और जब आप ये सारी बातें शेयर करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो आपके माइंडसेट को पॉजिटिव बना देगा, ओवरऑल आपके फैमिली के रिलेशन को पॉजिटिव बना देगा। अगर फैमिली में कोई कुछ गलत डिस्कस करे, नेगेटिव भी डिस्कस करे, तो उसमें भी अच्छा क्या था वो देखना या फिर वो दिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। जो घड़ी बंद भी है वो भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है, तो बुरा कहीं पर भी नहीं है। एक ऐसे इंसान बन जाइए जो अपने फैमिली को हमेशा पॉजिटिव दिखा सके। एक इंसान जब हर सुबह घर से निकलता तो उसके घर के बाहर एक पेड़ था। वो पेड़ के करीब जाता और जैसे कि कुछ नीचे उतरता, उसके पास कुछ था नहीं हाथ में, मगर जैसे कि कुछ नीचे उतरता और फिर ऑफिस जाता। जब ऑफिस से घर आता तब वापस वो पेड़ के पास जाता और जैसे कुछ ऊपर लटकाता, उसके हाथ में कुछ नहीं था मगर जैसे कुछ टंगाता और फिर वो अपने घर में वापस चले जाता। उसके पड़ोसी 7-10 दिन उसे देखे और फिर एक दिन पूछते हैं कि भाई साहब आप कर क्या रहे हैं वो पेड़ के पास, आपके हाथ में तो कुछ होता नहीं। और वो कहता है कि देखिए, जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो घर में अंदर जाने से पहले ऑफिस के मेरे जितने प्रॉब्लम्स है, ऑफिस का जो मेरा स्ट्रेस है, वो सब कुछ मैं वो पेड़ पर लटका देता हूँ और एक अच्छा हस्बैंड और फादर बन के घर में जाता हूँ। और जब घर से बाहर निकलता हूँ दूसरी सुबह, तब मैं ऑफिस के मेरे सारे प्रॉब्लम, स्ट्रेस, ऑफिस का जो मैं बॉस हूँ वो सब कुछ वापस ले लेता हूँ और फिर ऑफिस चले जाता हूँ। आपको नहीं लगता कि आपके घर के बाहर भी ऐसा ही एक पेड़ होना चाहिए? फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है कि आप अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस में रखें। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग अपने काम को भी घर लेकर आते हैं और वो स्ट्रेस पूरे फैमिली के ऊपर डाल देते हैं या फिर फैमिली के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। और कभी कभार हम अपने घर से जब ऑफिस जा रहे हैं तो घर के जो इश्यूज़ या जो प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसे ऑफिस में लेकर जा रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट दैट बैलेंस। और ये हो सकता है सिंपली अपने फोकस को शिफ्ट करके। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम अपने परिवार के साथ हैं तब अपने काम के बारे में सोच करके हमें कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से क्यों नहीं हम अपने फैमिली को ही पूरा ध्यान दें? क्यों नहीं जब काम पर वापस जाए तब हम उस पर फोकस करें कि वो प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए? क्योंकि ज़्यादा चिंता करके उसका सल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला है। हम लोग जब अपने फैमिली के टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे काम को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। और इस वजह से जब काम कर रहे हैं तब 100% काम कीजिए और जब फैमिली के साथ है तब 100% फैमिली के साथ वक्त बिताइए। फ्रेंड्स, जब आप अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं तो मेरा 10th प्रिंसिपल ये है कि बी
टफ, एक ऐसे इंसान बन जाइए जिसके ऊपर परिवार रिलाई कर सके। जब मुश्किल वक्त आए, जब प्रॉब्लम्स आए, तब उनको कोई कहने वाला हो शाहरुख खान की तरह कि मैं हूं ना। फ्रेंड्स, मुझे याद है हमारे परिवार के वो दिन जब मेरे पापा की फैक्ट्री बंद हुई थी, जब जिस घर में मुझे बड़ा किया गया वो हमें बेच देना पड़ा, और जब किराए के घर में हम चले गए और हमारी इनकम नहीं थी, तब मैं परेशान था, मगर मैंने अपने फादर को चैन की नींद लेते हुए देखा। एक वक्त जब मैंने उनसे पूछा, डैड आपको टेंशन नहीं हो रहा, आप पैसे नहीं कमा रहे, हमारे पास घर नहीं है, और तब वो कहते हैं कि डोंट वरी, उसने हमें इस प्रॉब्लम में डाला है तो वो ही हमें यहाँ से बाहर लेकर आएगा। जब मैं अपनी मम्मी से कहता कि मॉम आप परेशान नहीं है कि हम इतनी तकलीफ में हैं, और तब मम्मी हमेशा कहते कि बेटा ये टेम्पररी है, ये वक्त भी बीत जाएगा। मैंने हमेशा देखा था कि मेरा फैमिली यानी कि खास करके मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तकलीफ के दिनों में भी मुझे याद है जब वो पॉजिटिव रह पाते थे। मैं ये चाहता हूँ कि जब आपके बच्चे कोई प्रॉब्लम लेकर आए, फॉर एग्जाम्पल उनका बुरा रिजल्ट या फिर ब्रेकअप, या फिर जब आपके हस्बैंड उनको अगर नौकरी से निकाल दिया जाए, उनके बिजनेस में कोई लॉस हो जाए, या फिर आपके वाइफ घर में कोई परेशानी आ जाए या सोशल फंक्शन में कोई इश्यू आ जाए, तो आपको एक ऐसे इंसान बनना पड़ेगा कि जिसके ऊपर लोग रिलाई कर सके, एक ऐसे इंसान जिसके पास सल्यूशन अवेलेबल हो, एक ऐसे इंसान जो अपनी परेशानियों को दूसरों पर ना डाले। मतलब कि आपको अपनी ऑफिस के या अपने घर के प्रॉब्लम्स को अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर नहीं डालना है, इंस्टेड आपको उनके प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर लेना है और एक ऐसा इंसान बन जाना है जिसके पास आकर के लोग भरोसा पा सके, विश्वास पा सके, पॉजिटिव हो सके। हाय, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच। पुराने ज़माने में जब हम टॉकीज़ में जाते थे, सिनेमाज में जाते थे, आपने देखा होगा कि वहाँ पर कितनी सारी जगहों पर लोगों ने थूका हुआ रहता था। जब से मॉल्स बने, मल्टीप्लेक्सेस बने, वहाँ पर लोगों ने थूकना बंद कर दिया। इंसान तो अभी भी वही है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने थूकना बंद क्यों कर दिया? जस्ट बिकॉज वहाँ का माहौल अलग है। बस एग्जैक्टली वैसे आपको भी अपने घर के माहौल को बदलने की ज़रूरत है, जिसे मैं कहता हूँ कल्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि आपका फैमिली डिसिप्लिन में आए, आप चाहते हैं कि वो पॉजिटिव हो जाए, आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा खुश रहे, नियमों का पालन करे, तो आपको रिचुअल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसे मैं कहता हूँ रिवाज। मगर आपको क्या लगता है वो रिवाज सिर्फ उन पर अप्लाई करेंगे? मतलब कि अगर आप अपने बच्चों से कहते हैं कि लेटे लेटे टीवी नहीं देखते, आंखें खराब हो जाएगी, तो क्या उनकी ही आंखें खराब होती है, आपकी नहीं होने वाली? या फिर जब आप बच्चों से कहते हैं ज्यादा चॉकलेट्स नहीं खाते, आपका क्या, आप मिठाइयाँ फिर क्यों ज़्यादा खाते हैं? आपको नहीं लगता कि जो रूल्स हम सभी पर अप्लाई करेंगे वो हम पर भी अप्लाई होंगे? जब मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता ने चाय कॉफ़ी पीना बंद कर दिया बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि वो आदत मेरे अंदर आए, लेकिन पहले वो नियम उन्होंने अपनाया, फिर मुझे दिया। बस एग्जैक्टली वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर सुबह उठने का एक टाइम है तो वो सभी पर अप्लाई होना चाहिए। अगर सुबह मंदिर में जाना या पूजा करने का कोई डिसिप्लिन है तो वो सभी पर अप्लाई होना चाहिए। अगर मोबाइल को रात को बंद कर देना है, 10 के बाद यूज नहीं करना है, तो वो रूल सभी पर अप्लाई होना चाहिए। अगर कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालना है तो वो रूल सभी पर अप्लाई होना चाहिए। जो भी आप रूल्स बनाए, जो भी आप रिवाज बनाए, कुछ ऐसे बनाइए कि वो इक्वली सब पर अप्लाई हो। अगर खाने का टाइम फिक्स्ड है तो वो सब पर अप्लाई होना चाहिए। अगर मोबाइल में वीडियो गेम्स नहीं खेलनी है या सोशल मीडिया का टाइम फिक्स्ड है तो वो सभी पर अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे की एग्जाम्स है और आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं उसे मना कहकर। अगर बच्चे की एग्जाम है और आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं उसे मना करके, तो ये गलत है। ये सारे नियम सभी पर अप्लाई होना जरूरी है। आपको क्या लगता है वो कौन सा परिवार है जो खुश रहता है, जिनके पास ज्यादा पैसे है, सफलता है, या फिर जो साथ में वक्त बिताता है, या जो साथ में खाना खाता है? फ्रेंड्स, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, वो परिवार खुश रहता है जिनके पड़ोसी अच्छे हैं। अब आप कहेंगे हाँ, अब हमें पता चला कि हमारा परिवार इतना दुखी
दुखी क्यों है? क्योंकि हमारे पड़ोसी बुरे हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपके पड़ोसियों में गलतियाँ खोजिए या फिर अच्छे पड़ोसी खोजने के लिए जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे पड़ोसी बन जाइए। आपको याद होगा पुराने ज़माने में जिस मोहल्ले में लोग रहते थे वो पूरा मोहल्ला उन्हें जानता था। लोग एक दूसरे को पसंद करते थे, मान सम्मान देते थे। किसी के भी घर जाकर के खाना खाना या घर से कुछ मांगना या घर पे कुछ बना है तो बांटना बहुत आम बातें थी। ऑटोमेटिकली वो आपकी खुशी के लेवल को इम्प्रूव कर देता है। पहले महाभारत साथ में एक घर में बैठकर पूरी सोसाइटी देखती थी। कोई अच्छी फिल्म आने वाली है तो लोग इकट्ठा हो जाते थे एक घर में वो फिल्म देखने के लिए। या फिर क्रिकेट मैच के दौरान जब इंडिया और पाकिस्तान खेलने वाला था तब आपने देखा होगा कि पूरी सोसाइटी एक होकर के देख रही है वो मैच। या फिर फेस्टिवल्स को साथ में सेलिब्रेट किया जाता था। ये जो है वो आज भी किया जा सकता है। इसकी आज प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं। शायद हम उनसे दूर इसलिए है क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं बोलते हैं या हमारे कास्ट से बिलोंग नहीं करते हैं। और ये हमारे बच्चों में भी बढ़ रहा है। मुझे याद है हमारी पुरानी सोसाइटी जिसमें हमारे पड़ोस में दो पड़ोसी जो ज्यादातर झगड़ा करते रहते थे क्योंकि वहां पर एक पेड़ था तो उसकी छांव में गाड़ी कौन पार्क करेगा उसे लेकर के काफी झगड़े उन दोनों के बीच होते रहते थे। और जिस वजह से उनके बच्चे भी क्रिकेट खेलने के दौरान एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। मगर आप कहेंगे कि सर हमारे पड़ोसी जो है उनके साथ तो रिश्ता बनाने लायक ही नहीं है, वो बहुत बुरे हैं या उनका स्वभाव अलग है। मैं आपको याद कराना चाहूँगा लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का वो सीन कि जब एक पड़ोसी थूक कर जाता था और जब मुन्ना भाई के एडवाइस के मुताबिक उस इंसान ने उससे झगड़ा करना बंद करके जब सफाई करना शुरू कर दिया तो वो पड़ोसी ऑटोमेटिकली सुधर गए। बस एग्जैक्टली वैसे जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं, जब आप अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, थिंग्स कैन गेट बेटर। फॉर एग्जाम्पल आज आपके घर पे कुछ अच्छा बनने वाला है तो जाकर उन्हें ऑफर कीजिए, कभी इन्वाइट कीजिए डिनर के लिए, कभी उनके बच्चों को बुलाइए कि वो आपके बच्चों के साथ खेल सके। और अगर कहीं पर कोई बड़े झगड़े हो चुके हैं तो हिम्मत जुटाइए, जाकर माफी मांग लीजिए। फ्रेंड्स, ये करना आपके काम को आसान कर देगा क्योंकि देखिए जब इमरजेंसी भी आती है ना तब सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। पुलिस बाद में आएंगी, एम्बुलेंस बाद में आएंगे, मगर पहले मदद के लिए पड़ोसी ही आने वाले हैं। तो क्यों नहीं जिस सोसाइटी, बिल्डिंग या मोहल्ले में हम रहते हैं वहां पर अपने रिश्तों को इंप्रूव किया जाए, जिससे सुबह जब घर से बाहर निकले तो गुड मॉर्निंग कहने वाले दो लोग मिले, शाम को जब आए तो बातों को शेयर करने वाले भी दो लोग मिले। ऑटोमेटिकली हमारी खुशी के लेवल को इंप्रूव कर देगा। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा बिकॉज आज पड़ोसी के साथ हमारे रिलेशन लोगों के कम होते जा रहे हैं। काफी बार हम अपने परिवार की गलतियां तो निकालते हैं कि तुम इतना भी नहीं कर सकते या फिर इतना बुरा रिजल्ट तुम्हारा क्यों आया है, मगर आपको नहीं लगता कि ये करने से हम उन्हें और ज्यादा कमजोर बना रहे हैं। एक्चुअली हमें हमारे रियल लाइफ की कहानियां उनके साथ शेयर करनी चाहिए, फेलियर्स शेयर करने चाहिए। हाँ, सही सुना आपने। एक्चुअली फैमिली के अंदर अगर आप लीडरशिप लेना चाहते हैं तो लीडरशिप की एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये है कि हमें अपने आप को उनकी परिस्थिति में रखना पड़ेगा और उन्हें ये फील कराना पड़ेगा कि हम भी उस परिस्थिति से कभी गुजर चुके हैं। यानी कि आपके बच्चों का कभी बुरा रिजल्ट आए तो उनको कोसने या टोकने के बजाय आपको शेयर करना चाहिए कि बेटा कभी मेरा भी इस तरह से बुरा रिजल्ट आया था, मगर उस परिस्थिति में मैंने क्या किया, मैं कैसे पॉजिटिव रहा, अब वो शेयर कर सकते हैं। कभी ये कहना कि यार एक छोटा सा ब्रेकअप ही तो हुआ है, उसे लेकर क्यों तो इतना दुखी है या डिप्रेस्ड है, उसके बजाय आपको अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करनी चाहिए कि कभी आपने किसी से प्यार किया या कभी आपका ब्रेकअप हुआ तब आपने क्या फील किया था, क्या आप कभी डिप्रेस हुए थे और अगर हुए तो उसमें से कैसे आप बाहर निकल पाए थे। आपको शेयर करने चाहिए अपनी लाइफ के फेलियर्स। कभी वो पैसों का नुकसान हो सकता है, कभी आपको नौकरी से निकाला गया वो कोई किस्सा हो सकता है, या फिर आपने कुछ करने की कोशिश की मगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। ये करने से 3 फायदे होते हैं। सबसे पहला, सामने वाला ये फील करेगा कि वो अकेला
नहीं है। सिर्फ उसके साथ ही ये नहीं हो रहा है, ये आपके साथ और बहुत सारे लोगों के साथ भी हो चुका है। दूसरा, आपके फैमिली मेंबर ये फील करेंगे कि मुझे कोई समझने वाला है। जब आप डायरेक्टली उनकी गलतियां निकालते हैं या कोसते हैं कि तू इतना भी नहीं कर पा रहा है, तब उसे ये फील आता है कि मुझे समझने वाला घर में कोई नहीं है। मगर मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, जब आप इतना भी करेंगे तो फील करेगा वो कि मुझे कोई समझने वाला है। और तीसरा, आपने अपनी कहानी में से जब ये शेयर किया कि आपने उस परिस्थिति में क्या किया था, तो आप उसे इनडायरेक्ट एडवाइस दे रहे हैं कि वो उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कहेंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, शायद वो आपकी एडवाइस डायरेक्टली एक्सेप्ट ना करे, मगर ये इनडायरेक्ट एडवाइस या ये स्टोरी के द्वारा वो जरूर आपकी बात को समझ पाएंगे। पिछली बार आपको याद है आप अपने बच्चों के साथ खेलने कब गए थे? हाँ फ्रेंड्स, सोचिए, हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं, साथ में बातें भी करते हैं, मगर खेलते कितना है। आई वॉन्ट कि आज से आप इस नई आदत को अपनाएं, चाहे वो संडेज को हो या वीकेंड्स या शाम को, मगर साथ में खेलना जरूरी है। जब दो लोग साथ में एक ही एक्टिविटी करते हैं तो एक दूसरे के प्रति हमें प्यार जताने का मौका मिलता है, रैपो बिल्ड करने का मौका मिलता है, एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है। अब वो चाहे क्रिकेट खेलना हो सकता है या कोई बॉल गेम्स हो सकती है या इवन पत्ते खेलना, अंताक्षरी खेलना, जो आपको पसंद है वो। आज की तारीख में मेरे मम्मी अगर मैं जाकर कहूँ कि मॉम मुझे पत्ते खेलने हैं, कार्ड्स, वो हमेशा रेडी ही होंगे खेलने के लिए। या फिर मुझे याद है जब तक मैं 25 साल का हुआ, मेरे पिता मेरे साथ क्रिकेट खेला करते थे। आज की तारीख में भी जब मैं अहमदाबाद रहता हूँ तो शनिवार की शाम को मैं अपनी पूरी ऑफिस के साथ क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, बिकॉज मैं उनके साथ अपने बॉन्ड को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने परिवार के साथ के रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो साथ में खेलना जरूरी है। वो हो सकता है कि कभी खाना बना करके कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाना, खेलना, फिर खाना खाना, या फिर कोई पार्क में जाना। मैं कैंडी क्रश खेलने की बात नहीं कर रहा या फिर पबजी, यानी कि मोबाइल गेम्स नहीं, फिजिकल गेम्स। उससे आपका फिटनेस लेवल भी इंप्रूव होगा। जब आपकी सांसें फूलती है, ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी लेवल शिफ्ट हो जाता है। सी ऑलवेज रिमेंबर, आपको यहाँ से जवान रहना पड़ेगा, तो ही आपका परिवार आपके करीब रहेगा और आपको पसंद करेगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए वो सारे परिवारों के साथ कि जो आज मर चुके हैं शारीरिक रूप से, जिन्हें अपने अंदर और ज्यादा एनर्जी लाने की जरूरत है। आप अपने परिवार की खुशियों के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर एक परिवार उन्हें भी कहा जाता है जिन्हें मैं कहता हूं इन लॉज, यानी कि जिनके साथ आपकी शादी हुई है उनका परिवार, या फिर जिन्हें आप सास ससुर कहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि अगर उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे ना हो तो वो रिश्तों को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर विचार करना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, कोई भी रिलेशन को इंप्रूव करने का सिंपल सा तरीका होता है और वो है गिविंग, यानी कि देना। ये सुनने पर आप मुझसे कहेंगे कि सर हम अपनी ओर से तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर वही है जो हमारी कीमत नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात रिसीविंग की नहीं है, मैं कर रहा था बात गिविंग की। मेरे मदर ने बहुत बरसों तक उनके सासू माँ की सेवा की एक्सपेक्टेशन रखे बिना। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप ये करते हैं, दैट इज ग्रेट, उसे चालू रखिए, बिकॉज ये ज़रूरी है कि आप वो गिविंग के फॉर्मेट में रहे और अपने इन लॉस के लिए जो भी आप अच्छे कर्म कर सकते हैं वो करते रहिए, बिकॉज रिटर्न में खुशियाँ अलग अलग रूप से वापस आने वाली है, ये जो पॉजिटिव कर्म आप बना रहे हैं। बिकॉज देखिए, ये ज़रूरी है कि एक परिवार साथ रहे, और ये तभी संभव है जब आप अपने इन लॉस का ख्याल रखें, और इससे आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि जिस तरह से आपने अपने सास ससुर और माता पिता का ख्याल रखा है, एग्जैक्टली वैसे आपके बच्चे भी बड़े होकर आपका ख्याल रखेंगे। या आपकी बेटी है, अगर वो एक नए परिवार में जाने वाली है तो सामने भी वो वैसा ही ख्याल रखेगी। जो भी आप उनके लिए करने वाले हैं, आपको काफ़ी बार ऐसा फील आता है कि वो मेरी कदर नहीं करते हैं, या फिर वो थैंक्स भी नहीं बोल रहे और हमेशा मेरी गलतियां निकाल रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें जो शारीरिक तकलीफ है, या जो उनकी उम्र, या जो उनका स्वभाव है, वो बांध रहा है हमारी तारीफ करने से, वो उन्हें रोक रहा है एक्सप्रेस करने से कि वो हमसे कितने खुश है। मगर
आपको तो भी करते रहना है उनके लिए जितना आपसे हो सकता है, बिकॉज कहीं अंदर तो वो ये जानते हैं कि आप ही है जो उनका सच्चा ख्याल रखते हैं। वो आपकी गलतियां निकालते रहे तो ये सोचिए कि एटलीस्ट वो आपसे बात तो कर रहे हैं। क्या वो सभी की गलतियां निकालने जा रहे हैं? नहीं, वो उन्हीं की गलतियां निकालते हैं कि जो उन्हें करीब समझते हैं या मानते हैं और जिससे वो प्यार करते हैं। उनकी गलतियों को, उनकी गालियों को भी आशीर्वाद ही आपको समझना है। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज आज हर एक परिवार में ये तकलीफ है और मैं चाहता हूं कि ये मैसेज सभी तक पहुंच सके। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जब नीचे लिखते हैं थैंक यू या फिर वीडियो बहुत ही मस्त था या बहुत कुछ सीखने को मिला, आप जिस तरह से मेरी तारीफ करते हैं, मेरा सवाल यह है कि आप अपने परिवार की तारीफ कितनी करते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार सिंगापुर में एक डॉल्फिन शो देखने के लिए गया था, जिसमें डॉल्फिन्स को जब इशारा किया जाता वो एक बड़ी सी रिंग में से छलांग लगाती 10 फुट ऊपर से। लेकिन वो पूरे शो के बाद आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि यार ये डॉल्फिन्स ऐसे ट्रेन कैसे होती है। और तब जब मैंने जानने की कोशिश की वो लोग क्या करते हैं, तो मुझे सीखने को मिला, समझने को मिला कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। मतलब कि कोई भी जानवर के लिए अप्रिशिएट करने का तरीका है उसे खाना देना, और जब वो डॉल्फिन अच्छा परफॉर्म करती है उसे खाना दिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी कोई डॉग शो या कोई भी एनिमल शो में जब कोई भी एनिमल अच्छा परफॉर्म करता है वो उसके मालिक के पास आकर बैठ जाता है इस आशा में कि उसे खाना दिया जाएगा। बस एग्जैक्टली वैसे हम इंसानों के लिए अगर वो खाना है तो वो कुछ 2 अच्छे शब्द है। मैं चाहता हूं कि आज से वो अप्रिशिएट करने की जो क्वालिटी है अपने अंदर लेकर आइए। जहां भी संभव है कुछ 2 अच्छे शब्द बोलिए अपने परिवार को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका परिवार आपके लिए वक्त निकाल रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए उस क्वालिटी को। अगर वो आपको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो उस बात को अप्रिशिएट कीजिए। कभी वो अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करके आपके लिए मौजूद है तो अप्रिशिएट कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए कि वो आपके लिए वक्त भी निकाल रहे हैं। जब आप इस तरह से अलग अलग बातों को लेकर उन्हें अप्रिशिएट करते रहेंगे, उनकी तारीफ करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए और भी अच्छा करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जरा सोचिए कि अगर मैं लाइव स्टेज पर हूँ और इंटरवल हुआ, मैं स्टेज से नीचे उतरा, ऑडियंस में से कोई मेरे लिए पानी लेकर आए और मैं कहूँ कि यार थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत प्यास लगी थी और आप स्पेशली मेरे लिए पानी लेकर आए। और सोचिए अगर 5-10 लोगों ने आसपास सुन लिया, मेरा प्रोग्राम वापस शुरू होगा, उसके बाद अगला ब्रेक होगा, मैं इस बार जब स्टेज से नीचे आऊंगा, सोचिए कितने और लोग पानी लेकर आए होंगे। बस एग्जैक्टली वैसे जब मैंने अप्रिशिएट किया तो मुझे वो ज्यादा मिला। जब आप भी अपने परिवार की तारीफ करेंगे, वो जो भी आपके लिए कर रहे हैं उसकी तारीफ, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका परिवार आपके लिए और भी बहुत कुछ करना चाहेगा और खुशी से करना चाहेगा। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने हर एक फ्रेंड्स और ग्रुप में कि जस्ट बिकॉज कि हम इस क्वालिटी को इंडिया में और बढ़ाए, एक दूसरे की तारीफ करें कि जिससे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाए। आप अपने परिवार की खुशियों के लिए चाहे कुछ भी करें, मगर जब तक आपका रिश्ता आपके वाइफ या हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं है तब तक एक सुखी परिवार बन नहीं सकता है। पिछले 10 साल में इंडिया में डिवोर्स के रेट डबल हो चुके हैं और मुझे ये लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों के अंदर ईगो बढ़ रहा है। लोग रिश्तों में एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सामने वाले से मुझे क्या मिल सकता है, वो मुझे कैसे खुश रख सकता है। मगर आपको मैं एक सीक्रेट देता हूँ, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि कैसे मैं सामने वाले के साथ खुश रह सकता हूं, मैं सामने वाले को क्या दे सकता हूं। आप देखिए कि इंडिया में आज 25 और 30 साल की उम्र पे भी बच्चे शादी करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। दैट इज बिकॉज कि वो देख रहे हैं कि जब उनके मम्मी पापा शादी करके खुश नहीं एक दूसरे के साथ, तो वो शादी करके कैसे खुश रह सकते हैं। 17th एपिसोड का जो हमारा सीक्रेट है वो है पुट मैरिज फर्स्ट। आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा अच्छी शादी का। अब उसके लिए आपको अपने वाइफ या हस्बैंड को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, आपको एक दूसरे के लिए केयर बढ़ाना पड़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ाना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब भी कोई आर्गुमेंट होती है, जब भी कोई झगड़े होते हैं, तब या तो आप सही हो सकते हैं या तो आप
खुश रह सकते हैं। और आपको हमेशा खुशी को चुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स के दौरान अगर आप जीतने के बारे में सोचेंगे तो आप रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मत भूलिएगा, जब भी कोई झगड़ा या कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है तब आपके बच्चे जरूर देख रहे हैं, आप उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो अगर पूरे परिवार के साथ आप खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले काम कीजिए अपने वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ। इससे पहले मैंने 16 एपिसोड्स बनाए हैं, अगर आपने अपने वाइफ या अपने हस्बैंड को ये सारे एपिसोड्स नहीं दिखाए हैं तो दिखाइए। एज अ फैमिली साथ बैठकर इन बातों को सुनिए, रिपीट कीजिए इस वीडियोस को, कि जिससे आपका माइंड रजिस्टर करे, इम्प्लीमेंट करना शुरू करे, और ज़रूर इसे शेयर कर दीजिए जिससे आप ये अच्छी बातों को और भी लोगों तक पहुंचा सके। आज एक ऐसा सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जिससे आपके पूरे घर का माहौल ये बदल के रख सकता है, और वो ये है, अपनी आवाज को नीचा रखिए। मतलब कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होती है, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन या झगड़े होते हैं, तो लोग अपनी आवाज ऊंची कर देते हैं। ऊंची आवाज में बात करना डोमिनेंस दिखाता है, सामने वाले पर आप कंट्रोल पा सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं, मगर इससे प्यार और खुशी कभी नहीं आप बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब भी आपने कभी प्यार किया था, कॉलेज के दिन याद कीजिए, तब आप अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फियोंसे से कैसे बात करते थे, सोना, बाबू। ये जो आपका टोन था तब ऑटोमेटिकली लो टोन में आप चले जाते थे। आपको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि साइकोलॉजिकल रिसर्च बताता है कि आप जो बोलते हैं वो शब्दों का महत्व तो सिर्फ 7% है, मगर वो शब्दों का आपका टोन कैसा है, आवाज आपकी कैसी है, वो 38% महत्व रखता है, यानी कि कई गुना ज्यादा आपके शब्दों से। सो आप क्या बोलते हैं उससे तो बेहतर है कि आप किस तरह से बोलते हैं, उसका महत्व ज्यादा है। तो अगर आप अपने परिवार में, अपने घर में एक अच्छा माहौल रखना चाहते हैं, पॉजिटिव माहौल, प्यार का माहौल, तो आपको अपनी आवाज पर काम करना पड़ेगा। एक रिवाज, एक रूल बना लीजिए अपने घर में कि कभी भी ऊंची आवाज में कोई भी हालत, परिस्थिति या मूड में कोई बात नहीं करेगा। चाहे हम कितने भी नाराज क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कितना बुरा रिजल्ट ही क्यों ना आ जाए, या कितना ही बड़ा कोई झगड़ा क्यों ना हो जाए, मगर ये रूल आपको फॉलो करना ही करना है कि ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करेगा। अगर इसे आप आज से अपनाना शुरू कर देंगे, थोड़ा वक्त लगेगा माहौल बदलने में, थोड़ा वक्त लगेगा परिवार की आदतों को बदलने में, मगर आप देखेंगे कि जब आप अपने आवाज को, टोन को पकड़ के रखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि बड़े बड़े झगड़े भी फटाफट से डिसॉल्व हो जाएंगे। कभी कभार तो जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, हम बात करना अवॉइड करेंगे क्योंकि हमें ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है। आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि इवन आपकी आवाज़ और आपका माइंड दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे आप ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने लगता है, ऑटोमेटिकली आपका मूड चेंज हो जाता है, केमिकल्स चेंज हो जाते हैं, इवन सांसें फूलना शुरू हो जाती है, आपको फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंज भी फील होता है। और जब आप धीमी आवाज़ में बात करते हैं, ऑटोमेटिकली अगेन वो एग्जैक्टली ऑपोजिट कंडीशन में आपको लेकर जाता है। इस वजह से आपने ऑब्जर्व किया होगा जो सच्चे संत महात्मा है, जो मेडिटेटर और योगी है, वो हमेशा धीमी आवाज में बात करते हैं। तो इस नियम को आज से अपनाना शुरू करें। आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या क्या है? पैसा कमाना, सफल होना, तंदुरुस्त होना, लेकिन इस प्रायोरिटीज में फैमिली किस नंबर पर आता है? आज का 19th सीक्रेट मेरा यही है कि फैमिली फर्स्ट। आप जिनके लिए पैसा कमा रहे हैं, जिनके सपोर्ट से सफलता पा रहे हैं, अगर वो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी ना हो, यानी कि फैमिली आपके नंबर 1 प्रायोरिटी ना हो, तो वो पैसा कमाकर या सफलता पाकर आप खुश कैसे रह सकते हैं? यूएन का सर्वे कि दुनिया के जितने देश हैं उसमें से कौन सा देश खुशी में सबसे ऊपर के लेवल पर है, 156 कंट्रीज का सर्वे हुआ था और इंडिया 140th पोजीशन पर आया। बिकॉज हम इंडिया में आज देख रहे हैं कि पढ़ाई हमारी प्रायोरिटी बन चुकी है, कैंडी क्रश हमारी प्रायोरिटी बन चुकी है, टीवी या क्रिकेट मैच हमारी प्रायोरिटी बन चुकी है, सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करना हमारी प्रायोरिटी बन चुकी है, दोस्तों के साथ शाम को वक्त बिताना हमारी प्रायोरिटी बन चुकी है, और इस वजह से इंडिया का खुशी का लेवल कम होते जा रहा है। आपको पता है
इस लिस्ट में फिनलैंड नंबर 1 पोजीशन पर है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज टॉप पर है। बिकॉज वो यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता है कि वो सैटरडे संडे छुट्टी लेते हैं, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं और वो छुट्टी के दिन मैक्सिमम टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं और खास करके हर शाम का वक्त वो लोग अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। बस एग्जैक्टली वैसे अगर आप अपने फैमिली को नंबर 1 प्रायोरिटी बना दे, ऑटोमेटिकली आपके खुशी का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मगर आपके फैमिली का खुशी का लेवल बढ़ेगा क्योंकि आप उन्हें वक्त दे रहे हैं। तो अपनी आदतों को छोड़िए, अपनी पुरानी पैटर्न से बाहर निकलिए। अगर कोई चीज़ आपके शौक है, आपकी चॉइसेस है, तो एक बार उसे भी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, मगर फैमिली को वक्त देना शुरू कीजिए। इसके बाद का जो मेरा 20th एपिसोड है उसमें मैं बात करूंगा कि आप कैसे कैसे सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं और ये सैक्रिफाइसेस एक्चुअली क्या है फैमिली की खुशी को बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, ये जो आखिरी एपिसोड है आज मेरा, उसमें मैं एक ऐसी बात करने के लिए जा रहा हूं जो थोड़ी सी सेंसिटिव है। ये ज्यादातर लोगों की बिलीफ सिस्टम को तोड़ने वाली है। फ्रेंड्स, अभी तक फैमिली लाइफ में हम ये मानते थे कि हमें फैमिली में बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट डोंट यू थिंक सो कि अगर आप ये बिलीव ना करें कि जब आप बैचलर लाइफ से शादी करते हैं, जब आप फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो उसके बाद जब घर में आप 4, 5, 6 लोगों के साथ जी रहे हैं, तो कॉम्प्रोमाइज करना, थोड़े से सैक्रिफाइस करना जरूरी हो जाता है। सी, फैमिली लाइफ कभी भी विन लूज नहीं हो सकता है कि मैं जीत जाऊं और सामने वाले को मैं दुखी कर दूं। ये संभव नहीं है। आप फैमिली लाइफ में अपने चॉइसेस के मुताबिक नहीं जी सकते हैं। मुझे ये पसंद है, मैं तो वो ही करूंगा, या फिर मैं वहां जाना चाहता हूं, आप ना भी आना चाहे तो मैं अकेले चले जाऊंगा। ये सारी बातें नहीं चलने वाली है, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हैं, अगर आप एक घर में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं विन विन सोचना पड़ता है। मेरा भी अच्छा हो, मैं खुश रहूं, और मेरे परिवार का भी अच्छा हो, वो भी खुश रहे मेरे साथ, ये सोचना आवश्यक है। मगर इसमें जब लोग ये मानते हैं कि अगर सर मैं अपनी इच्छाओं को कॉम्प्रोमाइज करते रहूंगा, सैक्रिफाइस करते रहूंगा, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं? माय क्वेश्चन इज, क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? क्या आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं? अगर हाँ, तो डोंट यू थिंक सो कि उनके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज करना वो प्यार जताने का एक जरिया है? उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कहा जाता। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे को जब हॉस्टल में भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए 2-3 साल अपने से दूर, तो आप उसको करीब रखने की जो खुशी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ सके। आप अपनी बेटी की शादी करा के दूसरे घर में भेजते हैं, क्यों अपनी बेटी को घर रखकर अपनी सेवा नहीं कराते हैं? बिकॉज आप वो अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज करके उसकी जिंदगी को सेट करना चाहते हैं। बस एग्जैक्टली वैसे जब आप छोटी छोटी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो प्यार में, रिश्तों में, परिवार में हमेशा याद रखिएगा कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमने छोटी चीज से फोकस हटाया है, जिससे हम बड़ी खुशी की ओर अपने आप को और परिवार को लेकर जा सके। ये एक ऐसी कुर्बानी है जो सभी की खुशी के लिए, एक बेटर फ्यूचर के लिए अच्छी है, एक बिगर हैप्पीनेस के लिए आवश्यक है। जब आप इस सोच के द्वारा देखना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि अपनी फेवरेट सब्जी को कॉम्प्रोमाइज करना आसान हो जाएगा। अपनी फेवरेट टीवी चैनल को छोड़कर परिवार को जो पसंद है वो देखना आसान हो जाएगा। अगर आपको कोई मूवी ना भी पसंद हो लेकिन फैमिली को पसंद है, तो वो देखने जाना आसान हो जाएगा। आपको सोशल फंक्शन ना भी पसंद हो लेकिन परिवार के लिए उसमें शामिल होना आसान हो जाएगा। आप देखेंगे कि जब आप बड़ी खुशी पर फोकस करेंगे, परिवार की खुशी पर, तो छोटी छोटी कुर्बानियां आपके लिए आसान हो जाएगी। खास करके जो भी अपने सास ससुर की सेवा करते हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी कुर्बानियां देते रहिए, तभी जाकर परिवार बना रहेगा, तभी जाकर आप जॉइंट फैमिली में रह सकते हैं, और जो अल्टीमेटली हमें एक बिगर हैप्पीनेस की ओर लेकर जाता है। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर ना किया हो, जरूर करिएगा, क्योंकि ये आज इंडिया में समझाना बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है, क्योंकि लोग अपनी छोटी खुशी
खुशियों को कुर्बान ना करते हुए, ईगो में रहते हुए, अपने स्वार्थ में परिवारों को तोड़ रहे हैं, अलग कर रहे हैं। और इस वजह से इस एपिसोड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ग्रुप्स तक लेकर जाइए और इस पूरी सीरीज को जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपने मेरे आगे के 19 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो चेक दैट आउट एंड इसे शेयर कीजिए, बिकॉज कॉमेडी वीडियो शेयर करके शायद खुशी 2 मिनट मिल जाएगी। इस कंसेप्ट को शेयर करके आप परिवारों को हमेशा के लिए खुशी दे सकते हैं।